हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो थोड़ा आइडिया भी आपको हो जाएगा कि ज्योग्राफी के किस तरह के सवाल आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कई सारी इनिशिएटिव जो हैं वो हमारे पास ऑनगोइंग है, जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर लेके जाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द खड़कवासला डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से किस स्टेट के अंदर आपको खड़कवासला डैम देखने को मिलेगा। अब देखिए, खड़कवासला डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। डैम के बारे में बात करें, भारत में बहुत सारे डैम हैं, और अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े डैम की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो हम देखते हैं कि टिहरी डैम और सरदार सरोवर डैम का नाम हमारे पास देखने को मिलता है। लेकिन टिहरी डैम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो टिहरी डैम हमारे पास उत्तराखंड स्टेट में है। ठीक है, और हमारे पास भागीरथी रिवर के ऊपर है। अब उसी तरह से ये जो हमने क्वेश्चन पूछा है खड़कवासला डैम के बारे में, खड़कवासला डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? ये हमारे पास महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है महाराष्ट्र की, पुणे, आप सबको पता होगा। मराठा एम्पायर में पुणे जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी कंसिडर किया जाता था। जब मराठास रूल किया करते थे, पुणे उनकी राजधानी था। तो यहाँ पर हमारे पास जो पानी की सप्लाई होती है उसके लिए जो डैम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी, क्लियर। उसके लिए जो डैम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि खड़कवासला डैम इज 1.6 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, एंड हैज बिल्ट ऑन द मूठा रिवर। ये हमारे पास पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगी। और ये हमारे पास जो है डैम है, ये हमारे पास मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर पुणे एंड इट्स सबर्ब्स। ठीक है, पुणे और उसके आसपास के एरिया के लिए ये हमारे पास मेन वाटर सोर्स का काम करता है। तो आई गेस क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुणे इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटी। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हॉट लोकल विंड ब्लोइंग इन सहारा डेजर्ट इज नोन एज। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ लू नाम से एक लोकल विंड चलती है, पता है ना, हम बोलते हैं लू। ठीक है, तो वो एक लोकल विंड है जो हमारे पास हमें समर सीजन में देखने को मिलती है। तो उसी तरह से सहारा, ठीक है, हमारे पास द ग्रेट डेजर्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी हवा चलती है, लोकल विंड चलती है बेसिकली। सो इसका नाम है हरमेटन। ठीक है, हरमेटन नाम से हमारे पास जो है वो हमारे पास एक लोकल जो विंड है वो ब्लो होती है हमारे पास सहारा डेजर्ट में। और आपको ये बता दूं कि ये हमारे पास इसको लोकल लैंग्वेज में या एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर विंड्स। ठीक है, सो लू, चिनूक, हरमटन, फोयान, ये एग्जांपल हैं हॉट लोकल विंड्स के। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल। लेकिन आपने याद रखना है कि सहारा डेजर्ट के अंदर जो विंड चलती है हरमेटन, उसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टेलीग्राफ प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ। हाँ जी, टेलीग्राफ प्लेटू के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक रिज, साउथ अटलांटिक रिज, इंडियन ओशन रिज, साउथ पैसिफिक रिज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसको टेलीग्राफ आइलैंड के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। हमारे पास एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक टेलीग्राफ आइलैंड नाम से एक आइलैंड भी है। ठीक है, तो उसके साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, सो टेलीग्राफ प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, दैट वाज सपोज टू रिलेटिवली फ्लैट एंड शेलो, ठीक है, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द शोर। ठीक है, सो ये चीज आप याद रखिएगा, इसको टेलीग्राफ प्लेटू को कि इसका जो कनेक्शन है वो नॉर्थ अटलांटिक रिज के साथ है। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव इज कॉल्ड। हाँ जी, एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो आइनोस्फेयर। देखो, आइनोस्फेयर वो लेयर है बच्चे जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, जिसके अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये रेडियो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांसमिशन जो है वो कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप देखिएगा ध्यान से कि जैसे हमारे पास हमने जो रेडियो सिग्नल है उसको जब हम सेंड करते हैं तो ये हमारे पास पहुंचेगा हमारे पास आइनोस्फेयर लेयर तक, और आइनोस्फेयर लेयर में जाकर क्या होगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर फिर इसको क्या किया जाएगा, इसको सिग्नल को रिसीव किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल की सेंडिंग है वो की जाती है कि रिफ्लेक्ट बैक कंसेप्ट का यूज करते हुए। तो आइनोस्फेयर वो लेयर है जो हमारे पास रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है, और ये हमारे पास एक्सटेंड कहां से कहां तक होती है, 80 टू 300 किलोमीटर। ठीक है,
80 टू 300 किलोमीटर, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, लाइमस्टोन इनमें से किसका एग्जांपल है? देखिए मेन तीन तरह की हमारे पास रॉक होती हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये तीन तरह की रॉक्स होती हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? देखिए हमारे पास क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से इरोजन होते हैं, और ये जो इरोजन होने के बाद हमारे पास कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह पे अकोमुलेशन होती है। अकोमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, सेडिमेंट्स का इकट्ठा होना, और सेडिमेंट्स के लगातार इकट्ठा होने के बाद बनती है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक। हाँ जी, क्लियर। और यहां पर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारे पास, उसमें कई तरह की हमारे पास फॉर्मेशन होती है, लेकिन लाइमस्टोन उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइमस्टोन, ठीक है। सो याद रखिएगा कि हमारे पास लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय लेयर्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड स्टोन जो आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक हमारे पास जो है उनके बारे में जब मैं बात करूं तो याद रखना, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। कई बार सवाल आ जाता है पेपर में कि किसको प्राइमरी रॉक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इग्नियस रॉक इज ऑल्सो नोन टू बी द प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मेटामॉर्फिक रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, कहीं ना कहीं इसी से आगे चलकर वो उनकी फॉर्मेशन होती है। और लेकिन वैसे पूरा का पूरा रॉक साइकिल है जिसमें हमारे पास जो है फॉर्मेशंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो रहा, ये रहा, एस्चुरी की फॉर्मेशन इनमें से कौन सी रिवर करती है? तो करेक्ट आंसर की बात करो, देखो ऑप्शंस हमारे सामने, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा। इसमें आप एक रिवर देखते हैं नर्मदा रिवर, ये खास है, बाकी रिवर से अलग है। क्यों? रीजन देख लेते हैं। एक्चुअली नर्मदा, पेरियार और ताप्ती ये जो है, ये रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। बाकी रिवर जो हैं हमारे पास अगर हम बात करें वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। भारत में ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में कई नदियां आती है, लेकिन जो मेन तीन नदियां हैं वो है नर्मदा, पेरियार और ताप्ती, और ये एस्चुरीज की फॉर्मेशन करती हैं। हाँ जी, क्लियर। सो एस्चुरी क्या होता है? एनक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर, वन और मोर रिवर्स, ठीक है, स्ट्रीम्स फ्लोइंग इन इट, ठीक है, तो जिसका एक फ्री कनेक्शन होता है टू द ओपन सी। तो एस्चुरीज की फॉर्मेशन हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के द्वारा की जाती है जनरली। और जो वैसे तो कई सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है वो नर्मदा, पेरियार एंड ताप्ती, दीज आर द इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, जो वेस्ट की तरफ बह रही है। नहीं तो ज्यादातर रिवर्स ईस्ट की तरफ हमारे पास फ्लो है। उसका एक रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप इंडिया को अगर आप एनालाइज करेंगे फिजिकल फीचर को, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो इस तरह से ईस्ट वर्ड की तरफ झुका हुआ है। मतलब कि जो रिवर्स का फ्लो है वो इस तरह से सब्जेक्टेड बनता है कि ईस्ट की तरफ जाना उनके लिए हमारे पास इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, हाँ जी, ब्रैकिश वाटर लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रैकिश वाटर लेक जो है इंडिया की वो कौन सी है। अब देखो ध्यान सुनना, ब्रैकिश वाटर को लेक को जब मैं लेकर बात करूं तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी, और इसका नाम है चिलिका लेक, ठीक है। ब्रैकिश वाटर लेक हमारे पास जो सबसे बड़ी है वो है चिलिका लेक। अब देखिए चिलिका लेक हमारे पास है कहां पे? ऑन द माउथ ऑफ महानदी रिवर, ठीक है, इन ओडिशा। सो उड़ीसा में आपको चिलिका, और ये बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। इस चिलिका लेक के आसपास आपको बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलेंगे। ये एरिया ही अपने अलग लेवल पर हमारे पास है, जहां पर बहुत सारे जीव जंतु और पशु पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ जी, कुमाऊं हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अब देखो क्वेश्चन में हिमालय का पार्ट स्पेसिफाई किया गया, कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी है। सो नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊं हिमालय, 7817 मीटर, ठीक है। सो अगर और इसकी कुमाऊं हिमालय की पीक्स की बात करें तो दूनागिरी, ठीक है, कामेट, ये भी हमारे पास इसी की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक की, तो आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848 मीटर, ठीक है, जो टोटल हाइट है हमारे पास। ऑल्दो चाइना ने भी हाइट रिवाइज भी की थी, उसमें जरा सा एडिशन भी किया था, लेकिन जनरली जो हमारी बुक्स में जो हाइट मेंशन है दैट इज 8848 मीटर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
नेम ऑफ द स्वराज आइलैंड। अब यहां पर बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वराज आइलैंड का दूसरा नाम और क्या है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आइलैंड्स को लेकर कोई ना कोई सवाल हमारे पास पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, हैवलॉक आइलैंड। तो स्वराज आइलैंड को हैवलॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। देखो ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर चीजों के नाम जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख दिए थे। एक बात दुख की बात ये भी है कि आज भी बहुत सारी जगहों के नाम वही नाम चल रहे हैं जो अंग्रेज रख कर गए थे। ठीक है, जैसे टेक द एग्जांपल, हमारे पास अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे पास अभी भी भारत में लॉर्ड डलहौजी के नाम पर डलहौजी सिटी का नाम है। ठीक है, हमारे पास जो है कई सारी सड़कों का नाम अभी भी अंग्रेजों के नाम पे चलता आ रहा है। इवन ऐसे लोगों के नाम पर भी अंग्रेजों के, ऐसे ब्रिटिशर्स के, ऐसे जनरल्स के नाम पे नाम आज भी आपको इंडिया में मिल जाएंगे जिन्होंने भारत में बहुत सारी एट्रोसिटीज की थी, कत्लेआम किया था। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि हम उन चीजों को अभी भी ठीक नहीं कर पाए, जो गलतियां थी उनको अभी तक ठीक नहीं कर पाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट मिका प्रोड्यूसिंग। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मिनरल्स को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा मिनरल कौन सी स्टेट में मैक्सिमम मिलता है। लेकिन जब बात मिका की आती है तो आंध्र प्रदेश अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। आंध्र प्रदेश का मुकाबला ही कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट मिका प्रोड्यूसिंग स्टेट, अकाउंट फॉर अबाउट 71% ऑफ मिका प्रोडक्शन। ठीक है, तो नेल्लोर, घामना, गुडर माइंस, ये दीज आर द एग्जांपल। तो यहां पर माइंस के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि नेल्लोर माइन या खामा माइंस या गुडूर माइंस, ये किसकी फेमस माइंस है। तो दीज आर द फेमस माइंस ऑफ माइका। ठीक है, दीज आर द फेमस माइंस ऑफ माइका। ये माइका की हमारे पास फेमस माइंस आपको देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ जी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा भागीरथी रिवर, जब जहां पर दो नदियां आपस में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, उसको किस नाम से जाना जाता है। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है तो उसको जाना जाता है बच्चे देवप्रयाग। उसको जाना जाता है देवप्रयाग। देखिए हिंदी का एक शब्द है प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है वो जगह जहां पर दो रिवर्स आपस में मिलती हैं। जहां पर दो रिवर्स आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं प्रयाग। अब देव प्रयाग देखिए, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास चार धाम है। ठीक है, हमारे पास केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चार धाम है। यहां से चार रिवर्स निकलती हैं और इन चार रिवर्स को आगे चलकर आप देखेंगे कि इनका मिलन होता चला जाएगा। ठीक है, यमुना रिवर एक अलग रिवर रहेगी जो आगे चलकर प्रयागराज में गंगा रिवर से मिलेगी। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं, जब अलकनंदा और भागीरथी का आपस में मिलन होता है तो उस जगह को देव प्रयाग कहा जाता है। देव प्रयाग कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि उसके बाद इस रिवर को गंगा रिवर के नाम से जाना जाता है। मतलब उससे पहले दोनों स्ट्रीम्स अलग अलग हैं, एक अलकनंदा है एक भागीरथी है। लेकिन जैसे ही देव प्रयाग आएगा तो देव प्रयाग के बाद हमारे पास गंगा रिवर जो है वो ये रिवर कहलाएगी। हाँ जी, क्लियर। और जो हमारे पास टिहरी डैम है, फेमस टिहरी डैम, दैट इज ऑन भागीरथी रिवर। यानी कि वो देव प्रयाग से पहले डैम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देव प्रयाग से पहले ही वो डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड होगा। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास ये भी एक चीज याद रखेंगे। फिर यमुना रिवर के बारे में मैंने बता दिया। यमुना रिवर और गंगा का मिलन आपस में कहां होगा, प्रयागराज में जाकर, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रिवर्स हमारे पास ओरिजिनेट कहां से हो रही है, उत्तराखंड से। और आगे चलकर फिर आपको पता है कि गंगा की जो अल्टीमेट ड्रेनेज है वो बे ऑफ बंगाल में जाके होगी। हाँ जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। सो देवप्रयाग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, अलकनंदा भागीरथी जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद उन्हें गंगा नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया। हाँ जी, नेम द सिटी जिसको कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉटन पोलिस की अगर मैं बात करूं बच्चे, हाँ जी, नाम से पता चल रहा है कि कॉटन से कहीं ना कहीं सब्जेक्टेड। तो करेक्ट आंसर है मेरे पास मुंबई, ऑप्शन नंबर सी हियर। सो मुंबई को कहा जाता है कॉटन पोलिस। क्यों कहा जाता है कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया? बिकॉज मुंबई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, ब्रिटिश इरा में, ड्यू टू द रीजन लाइक प्रॉक्सिमिटी टू द रॉ मटेरियल, यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस और ट्रांसपोर्टेशन। अंग्रेजों के टाइम पे तो भाई कॉटन का जितना काम हो रहा था मैक्सिमम मुंबई से हो रहा था। ठीक है, मुंबई में अलग ही लेवल की फैसिलिटी थी कॉटन कॉटन को लेकर। हर चीज जो है वहां से बनने से लेकर सेल करने से लेकर या एक्सपोर्ट करने से लेकर सब चीजें वहां पर अवेलेबल थी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुंबई इज नोन टू बी द कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन एस्चुरी। अब यहां पर फिर से क्वेश्चन की एस्चुरी के ऊपर इनमें से कौन सा पोर्ट लोकेटेड है। पोर्ट यानी बंदरगाह। ठीक है,
सो अब बात करें इंडिया के फेमस पोर्ट्स की, तो हल्दिया एक बहुत ही फेमस पोर्ट है, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्मागांव। ठीक है, मार्मागांव हमारे पास जो पोर्ट है वो एस्चुरी के ऊपर लोकेटेड है। और कौन सी रिवर यहाँ पर एस्चुरी फॉर्मेशन करती है? जुआरी रिवर। ये याद रखिएगा, जुआरी रिवर हमारे पास एस्चुरी फॉर्मेशन करती है, और उस एस्चुरी फॉर्मेशन पर आपको मार्मागांव देखने को मिलेगा। और एक चीज और यहाँ पर आप देख लीजिए कि हल्दिया जो है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये रिवराइन पोर्ट है, और तूतीकोरिन एक सी पोर्ट है। तो ये दो सवाल और आप याद रखेंगे, तूतीकोरिन इज अ सी पोर्ट एंड हल्दिया इज वन ऑफ द रिवराइन पोर्ट। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किस टाइप का पोर्ट हमारे पास है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, व्यापार की टर्म्स में, जहां सबसे ज्यादा व्यापार होता है, वो कौन सा पोर्ट है भारत का। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सद्दाम बीच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सद्दाम बीच, अब देखो ये वही फेमस सद्दाम है, इनफेमस कह लो या फेमस कह लो, जो आपको सही लगे। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सद्दाम हुसैन का नाम आपने सुना होगा, तो करेक्ट, जिसको यूएस ने हमारे पास फांसी की सजा दी थी, तो करेक्ट आंसर है केरला। तो केरला में आपको सद्दाम बीच देखने को मिलेगी। सद्दाम बीच इज वन ऑफ द फिशिंग विलेज इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, तो इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के नाम पर ये बीच का नाम रखा गया। तो इंडिया में आप देख लीजिए कि सद्दाम हुसैन के नाम पर एक बीच का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज रेफर टू द क्वीन ऑफ सतपुरा। क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से किसको जाना जाता है? अमरकंटक, पंचमढ़ी, यशमार्ग या पालमपुर, किसको जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी जो है वो क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको एमपी में देखने को मिलेगा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन रेफर टू बी क्वीन ऑफ सतपुरा, और सतपुरा की रानी। ठीक है, लोकेटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है एमपी का, एमपी के लोगों को बहुत पसंद है। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग शिमला जाना पसंद करते हैं, तो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश के लोग बहुत बड़े लेवल पर पंचमढ़ी जाना पसंद करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व और सतपुरा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव ऑनगोइंग है, जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।